हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देवंजना क्लासेस। आज की इस वीडियो में जो हम BEBAE 181 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपलसरी कोर्स ऑन इन्वायरमेंटल स्टडीज़। ओके, ये जो क्वेश्चन पेपर रहेगा ये जून 2024 का रहेगा। जून 2024 सभी जो 50 क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी से इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नेचुरल इन्वायरमेंट। इनमें से जो ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शन है, 1, 2, 3 एंड 4। इन चारों में से कौन सा जो है एक नेचुरल इन्वायरमेंट है? क्या है एक नेचुरल इन्वायरमेंट? नेचर के थ्रू बनाया गया है। क्रॉप फील्ड का मतलब क्या होता है? खेत। तो वो क्या है? ह्यूमन मेड है। सेंचुरीज जो मतलब बर्ड सेंचुरीज होती है, जूलॉजिकल पार्क्स होते हैं, वो भी ह्यूमन मेड है। फॉरेस्ट अपने आप बनता है, उसको कोई बनाता नहीं, कोई किसी ह्यूमन ने फॉरेस्ट को क्रिएट नहीं किया है। फोर्थ ऑप्शन है पार्क। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? फॉरेस्ट। थर्ड जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हु डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटरमिनिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? डेटरमिनिज्म का कॉन्सेप्ट फ्रेडरिक रैडसल ने दिया था। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो फोर्थ ऑप्शन है, फ्रेडरिक रैडसल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो 17 गोल्स है, उनमें से इन चारों ऑप्शन में से कौन सा उसका पार्ट नहीं है? क्वालिटी हेल्थ केयर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बट वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में नहीं आता। ओके, तो यहाँ पे ये जो सेकंड ऑप्शन है, ये क्वालिटी हेल्थ केयर जो है सस्टेनेबल गोल में नहीं आता। फोर्थ क्वेश्चन है, लाइफ डज नॉट एग्जिस्ट बियॉन्ड डैश मीटर्स अबव मीन सी लेवल से कितने ऊपर जो है लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती? तो वो जो है 7000 मीटर। द करेक्ट आंसर इज 7000 मीटर अबव मीन सी लेवल। लाइफ एज वी नो इट टिपिकली डज नॉट एग्जिस्ट बियॉन्ड द एल्टीट्यूड ड्यू टू इट्स एक्सट्रीमली लो लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन। 700 मीटर से ऊपर जो है ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और कंडीशंस बहुत ही मतलब हार्श हो जाती, कठोर हो जाती, इस वजह से वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, which one of the following is placed at trophic level 5 in aquatic environment? एक्वेटिक इन्वायरमेंट में ट्रॉपिक लेवल 5 पे इनमें से किसको रखा गया है? द करेक्ट आंसर इज शार्क। जो शार्क है उसको ट्रॉपिक लेवल में 5th लेवल पे रखा गया है इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट। ट्रॉपिक लेवल 5 टिपिकली रिप्रेजेंट एपेक्स प्रेडेटर्स एट द टॉप ऑफ द फूड चेन। मतलब जो ट्रॉपिक लेवल 5 होता है उसमें जो है एपेक्स प्रेडेटर, सबसे बड़े जो प्रेडेटर्स हैं उनको रखा जाता है। शार्क्स बीइंग एपेक्स प्रेडेटर्स ऑक्यूपाई दिस लेवल, फीडिंग ऑन लार्ज फिश विच आर एट ट्रॉपिक लेवल 4। प्लैंक्टन्स आर प्राइमरी प्रोड्यूसर और एट द बेस लेवल एंड स्मॉल फिशेस आर यूजुअली फाउंड एट द ट्रॉपिक लेवल 2nd और 3rd। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया, द मेन रिजर्वियर ऑफ सल्फर इन द बायोस्फीयर इज। बायोस्फीयर में जो सल्फर मिलती है वो उसको कौन रिजर्व करता है? उसका रिजर्वियर कौन है? उसको बांध के कौन रखता है सल्फर को? द करेक्ट आंसर इज सॉइल एंड सेडिमेंट। जो सॉइल एंड सेडिमेंट है वो मेन रिजर्वियर है सल्फर के। Soil and sediments are the primary reservoirs of sulfur in the biosphere, where sulfur is stored in the form of sulfates and sulfide. किस फॉर्म में स्टोर की जाती है? सल्फेट्स एंड सल्फाइड्स की फॉर्म में। This sulfur can be released into the atmosphere or ocean through various natural processes, including volcanic activity and weathering of rocks. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है इन एन इकोलॉजिकल सक्सेशन द इंटरमीडिएट कम्युनिटी स्टेज इज टर्म्ड एज। जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है उसमें जो इंटरमीडिएट कम्युनिटी स्टेज है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रास कम्युनिटी बोलते हैं, सैरे बोलते हैं, मोस्ट स्टेज बोलते हैं, ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। तो जो करेक्ट आंसर वो क्या है? सैरे। सैरे का मतलब क्या होता है? इन इकोलॉजिकल सक्सेशन अ सैरे रेफर्स टू द series of intermediate communities stages that an ecosystem passes through in its own way to reaching a stable or climax community. Each stage in the series represent a distinct community, plants and animals that gradually change over time, leading to a more mature ecosystem. जब कोई भी इकोलॉजिकल सक्सेशन होती है, क्या होती है? इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो उस केस में क्या होता है? जो मतलब जो इंटरमीडिएट लेवल है जिसमें कि सीरीज ऑफ चेंजेस आते हैं उसको हम सैरे बोलते हैं। तो ये जो सैरे है ये एक इंटरमीडिएट लेवल है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है anteaters, giant flying squirrels and sloths are found in। giant flying squirrels और जो sloths है वो कहाँ पाए जाते हैं? सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, या टेम्परेट रेन फॉरेस्ट में, या टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में? तो जो करेक्ट आंसर है वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो एंट ईटर्स है वो पाए जाते हैं। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, these unique animals, ant eaters, giant flying squirrels and sloth are typically found in tropical rainforest. This forest provide them warm, humid environment and rich biodiversity necessary for the species to thrive. ओके, देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि 50 क्वेश्चंस है और हर एक की एक्सप्लेनेशन भी हमारे पास है, तो हमें थोड़ा टाइम लग सकता है। और वन मोर थिंग मैं आपको यही बोलूँगी कि इसके बाद एक दिसंबर 2023 का भी जो है क्वेश्चन पेपर सोल्व करके मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे से करके जाएंगे तो आपको बेनिफिट ही रहेगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। An estuary is a transitional zone representing। एक एस्चुरी जो है वो एक ट्रांजिशन जोन होता है, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? द करेक्ट आंसर इज ग्रेट प्रोडक्टिविटी बिल्ड ऑन लार्ज बेस। An estuary is a highly productive transitional zone where fresh water from rivers meets and mixes with salt water from the sea. The mixing creates a nutrient-rich environment that supports a diverse and abundant array of marine life, making estuaries one of the most productive ecosystems in the world। जो है एक एस्चुरी क्या होती है? जैसे कि मान लीजिए ये फ्रेश वाटर है, ओके, और यहाँ से जो हमारे साल्ट जो है सी का पानी आ रहा है, ये फ्रेश वाटर है, कोई नदी है और यहाँ पे सी का पानी आ रहा है, तो ये जो एरिया है ये क्या कहलाएगा? एस्चुरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एस्चुरी। एस्चुरी में क्या होता है? साल्ट वाटर। कौन सा वाटर? साल्ट वाटर और फ्रेश वाटर दोनों मिक्स होते हैं, जिससे कि जो न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू है, क्या? न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू बढ़ जाती है, और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे इसका मतलब ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स होंगे। तो एस्चुरी इज़ अ ट्रांजिशनल जोन रिप्रेजेंटिंग ग्रेट प्रोडक्टिविटी बिल्ट ऑन लार्ज बेस। तो करेक्ट आंसर क्या है? थर्ड आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। Which biome experiences intense heat and strong wind with a great desiccating action during the months of April and June? कौन से बायोम में इंटेंस हीट और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड जो है देखने को मिलती है इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड जून? तो करेक्ट आंसर है डेजर्ट बायोम। डेजर्ट बायोम में अप्रैल से लेके जून तक जो है इंटेंस हीट होती है। डेजर्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाय
intense heat and strong wind which contribute to a higher rate of evaporation and desiccation, especially during the hot months like April and June. This harsh environment support a unique set of flora and fauna adapted to such extreme condition. अब देखिए जैसे कि आपने देखा होगा रेगिस्तान है, रेगिस्तान में अप्रैल से लेकर जून तक सूरज की गर्मी सबसे ज़्यादा पीक पे होती है, इसलिए वहाँ पे हीट भी ज़्यादा होती है और गर्मी भी ज़्यादा होती है। ओके, और हवाएं भी तेज़ तेज़ चलती है, गर्म हवाएं। लेकिन उस इन्वायरमेंट में भी रहने के लिए कुछ जो है पौधे वो अडेप्टेड हो गए, जैसे कि कैक्टस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following aquatic organism is found living at the bottom of the water mass? ये जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन लास्ट दिसंबर 2023 में भी रिपीट हुआ था, अब जून 2024 में भी रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन जो है रिपीटिंग है, एग्जामिनर का फेवरेट है। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज फाउंड एट द टॉप बॉटम ऑफ द वाटर मास? जो वाटर का मास है एक्वेटिक में, समुद्र में, उसके बॉटम में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनका नाम बताओ। तो करेक्ट आंसर इसका है benthos आर ऑर्गेनिज्म दैट लिव एट द बॉटम ऑफ वाटर बॉडीज। जो जैसे ये समुद्र है, समुद्र के बिल्कुल निचले वाले हिस्से में ये जो है बेंथोस रहते हैं। ओके, दे इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म सच ए सर्टेन टाइप ऑफ एल्गे आती है इनके अंदर, क्रस्टेशियंस, worms एंड मोलस्कास। ओके, these organisms play a vital role in aquatic ecosystem, often contributing to the decomposition of organic material and the recycling of nutrients। अब देखिए ये जो है समुद्र है, समुद्र का ये जो है निचले वाला हिस्सा ये है। ओके, तो इस निचले वाले हिस्से में जो है बहुत ज़्यादा, अभी आपने कोई भी पार्टिकल नीचे आएगा तो वो समुद्र के नीचे जाएगा, तो नीचे क्या है, ये मोलस्कास, ये worms जो है जिनको हम बेंथोन्स बोलते हैं वो है। अब ये क्या करते हैं, ये जो वेस्ट मटेरियल है इसको डिकम्पोज करते हैं। क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं, और यहाँ पे समुद्र में ये एक ऑर्गेनिक मटेरियल की रिसाइकलिंग भी करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स? इनमें से कौन सा जो रिसोर्स है वो रिन्यूएबल है? मतलब रिन्यूएबल का मतलब जिसको दोबारा बनाया जा सकता है और उसको बनाने में कोई जो है पोल्यूशन क्रिएट नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर जो है वो है फॉरेस्ट। क्या है आंसर? हाँ, करेक्ट आंसर जो है वो है हमारा forest. The correct answer is forest. Forests are considered renewable sources because they can be regenerated and managed sustainably, unlike non-renewable sources such as coal, petroleum and natural gas, which are finite and take millions of years to form. Forest can regrow over time with proper conservation and management practices. This makes them sustainable resources like timber, fuel and other forest products. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रोसेस बाय विच सॉलिड वाटर चेंजेस डायरेक्टली टू द वेपर फेज इज नोन एज। देखिए जो सॉलिड वाटर यानी कि आइस को डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं? ओके, तो आंसर है सब्लिमेशन। क्या है? सब्लिमेशन। ये आपने पढ़ा होगा, ये टेबल आपने पढ़ी होगी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं इसको बोलते हैं वेपराइजेशन। ओके, और सॉलिड से लिक्विड को मेल्टिंग। ठीक है, गैस से सॉलिड को कन्वर्ट करना इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। सॉरी, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट करने को हम बोलते हैं कंडेंसेशन।
और सॉलिड से गैस को कन्वर्ट करने में बोलते हैं सब्लिमेशन। ओके, तो अभी हमें यही बोला गया है कि वाटर जब आइस फॉर्म से वेपर फॉर्म में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इज द प्रोसेस बाय विच सॉलिड वाटर आइस चेंजेस डायरेक्टली इनटू द वाटर वेपर विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेस। ये जो लिक्विड फेस है यहाँ पे नहीं जाएगा, सीधा सॉलिड से गैस में जाएगा, उसको हम बोलेंगे सब्लिमेशन। दिस फिनोमिना टिपिकली अकर्स अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इज ऑब्जर्व्ड इन सर्टेन क्लाइमेट्स एंड environments such as snow or ice transitioning to vapor in a very cold dry air. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडिया। इनमें से कौन सा जो है ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। तो पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है झोड़। झोड़ क्या होते हैं कि ये गांव है, गांव में क्या है, एक सेंट्रल एरिया में वो क्या करते हैं, पानी को स्टोर करके रखते हैं, जिसमें कि जो है गाय भैंस नहाती है और उस पानी को यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये तो जो है एक ट्रेडिशनल वे है, ये हमारे इंडिया में बहुत समय से चालू है। ओके, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन, ये भी इंडिया में ही यूज़ होता है और ये बहुत समय से यूज़ किया जा रहा है। कुल्स का भी यूज़ किया जा रहा है। ये जो स्प्रिंकलर इरिगेशन है ना, ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है, ये बाहर से आया है, ये ट्रेडिशनल नहीं है। ओके, स्प्रिंकलर इरिगेशन, sprinkler irrigation is a modern irrigation method and not a traditional water management system in India. Traditional water management system like jhors, bamboo drip irrigation and kuls have been used for centuries in different regions of India to manage and conserve water efficiently. Sprinkler irrigation on the other hand involved using modern technology to distribute water through a network of pipes and sprinkles. तो ये जो है एक न्यू मेथड ऑफ वाटर रिजर्वेशन है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर टू कंट्रोल सॉइल इरोजन। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या बोल दिया, नॉट। ओके, तो जब भी आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें तो ये जो है ना, ये नोट जहाँ पे लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। इसने बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर टू कंट्रोल सोइल इरोजन। इसने क्या दे रखे हैं, सभी जो मेजर्स दे रखे हैं वो सोइल इरोजन को कंट्रोल करते हैं, उनमें से एक हमें बताना है जो सोइल इरोजन को कंट्रोल नहीं करता। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है ग्रोइंग ग्रास, श्रब्स एंड ट्रीज। क्या ग्रास, श्रब्स एंड ट्रीज से सोइल इरोजन होता है? नहीं होता, बल्कि सोइल इरोजन को प्रिवेंट करता है। कैसे? जो मान लीजिए कोई ट्री है, आपने कहीं पे ट्री ग्रो किया, तो वो जो ट्री है वो उसकी जड़ें जो है मिट्टी को बाइंड रखेगी और सॉइल के जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उनको डिप्लीट होने से बचाएगी। ओके, फॉर्मेशन ऑफ ब्रॉड वॉल्स अलोंग द कोस्ट। कोस्ट के अलोंग जो है लंबी लंबी छोटी छोटी वॉल्स का क्रिएट करना, तो ये भी सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है। ओके, थर्ड है रिमूविंग द बिगर ट्रीज अलोंग द स्लोप। अब देखिए, अब ये जो बड़े बड़े ट्री है उनको आप हटा दोगे तो उससे सॉइल इरोजन बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। ओके, तो ये जो बड़े ट्रीज हटाना इज नॉट अ मेजर टू कंट्रोल सॉइल इरोजन। तो करेक्ट आंसर जो है वो हमारा 3 है। द करेक्ट आंसर इज रिमूविंग द बिगर ट्रीज अलोंग द स्लोप। Removing trees along slopes can actually exacerbate soil erosion, as the root of trees helps to bind the soil and prevent it from being washed away. Measures such as growing grass, shrubs and trees, forming broad walls along the coast and constructing check dams are effective in controlling soil erosion by stabilizing the soil and reducing the speed of water flow. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट। इनमें से कौन सी जो है एक इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है किसी भी फॉरेस्ट की। फर्स्ट है प्रोवाइडिंग न्यूमरस लाइफ सस्टेनिंग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। ओके, तो अगर मान लीजिए फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट का यूज़ हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाने में कर रहे हैं, तो क्या वो इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है? नहीं। वुड एंड बैम्बू पल्स यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर। जो लकड़ी और बैम्बू की पल्प्स है उसका हम यूज़ जो है पेपर को मैन्युफैक्चर करने में कर रहे हैं, क्या वो एक इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है? नहीं।
फिर है चेक सोइल इरोजन, जो सोइल इरोजन है उसको प्रिवेंट करते हैं फॉरेस्ट। क्या ये इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है? यस, इको कंजर्व कर रहा है, इन्वायरमेंट को बचा रहा है। ओके, तो ये जो ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 17, क्राउन फायर टेक्स प्लेस इन, क्राउन फायर कहाँ पे होती है? आंसर है इसका फोर्थ, dense forest. Crown fires are intense wildfires that spread through canopy, the uppermost layer of dense forest. These fires move rapidly from tree top to tree top and often very difficult to control due to high intensity and dense vegetation that fuels them. Crown fires usually cause significant damage to the forest and ecosystem. देखिए यहाँ पे बोला गया क्राउन, क्राउन। अब इस चीज़ को देखिए, क्राउन का मतलब क्या होता है? ताज। ओके, तो अब ये कौन सी फायर बोली? क्राउन फायर। फायर का मतलब क्या होगा? फॉरेस्ट में होगा। क्राउन फायर में क्या होता है? जैसे ये एक ट्री है, ये दूसरा ट्री है, ये तीसरा ट्री है, तो एक ट्री से दूसरे ट्री, दूसरे ट्री से तीसरे ट्री में जब ये अपर लेयर में ये जब फायर फैलती है, इसको हम बोलते हैं क्राउन फायर। क्राउन फायर कहाँ पे होती है? जहाँ पे डेंस फॉरेस्ट होता है। कैसा फॉरेस्ट होता है? डेंस फॉरेस्ट, मतलब जो जंगल है ना वो बहुत घना है, एक पेड़ दूसरे पेड़ से सटा हुआ है, तो उससे क्या होता है, ये जो आग होती है बहुत जल्दी जल्दी फैलती है और इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, और जितनी ज़्यादा भयानक आग होती है ये, उतना ही ज़्यादा नुकसान होता है जंगल में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इनेबल्स ट्राइबल एंड अदर फॉरेस्ट डिवेलर्स? इनमें से कौन सा जो एक्ट है वो इनेबल करता है ट्राइबल और अदर फॉरेस्ट डिवेलर्स को? आंसर है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2016। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 states is also known as Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Recognition of Forest Right Act 2006। ये जो था ये 42nd अमेंडमेंट था हमारे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, 42 यस। और इसमें क्या है कि ये एक्ट में रिफॉर्मेशन हुई थी 2006 में, तो आंसर यही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हॉटस्पॉट आर रीजन्स ऑफ, क्या बोला गया? हॉटस्पॉट क्या होते हैं? अब बोला गया हॉट स्पॉट। हॉटस्पॉट आपने मोबाइल पे भी सुना होगा, राइट? हॉटस्पॉट का मतलब ऐसे एरियाज़ जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज़ है या फिर ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, उसको बोलते हैं कि ये हॉटस्पॉट है। ओके, द करेक्ट आंसर इज़ हाई एंडेमिज्म। High endemism. Biodiversity hotspots are the regions that have a high level of endemism, meaning they contain a large number of species that are not found anywhere in the world. These areas are often under significant threat from human activities, making them crucial for conservation efforts to preserve unique species and ecosystem. Hotspot क्या होते हैं? ऐसे areas जहाँ पे जो biodiversity है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। Biodiversity is very high. There are multiple number of species and plants and animals. ओके, तो वो एरियाज़ क्या होते हैं? हॉटस्पॉट होते हैं। अब ये जो हॉटस्पॉट है ना, इनको ह्यूमन से बचा के रखना होगा, क्योंकि ह्यूमन जहाँ भी चला जाए वहाँ गंदगी फैलाए बिना मानेगा नहीं, इन जानवरों को नष्ट करे बिना मानेगा नहीं। तो हॉटस्पॉट को अलग से कंजर्व किया जाता है ताकि इनको इफेक्ट ना हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 20, विच हैज़ द मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया? इनमें से किसके इस अंदर सबसे ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी है? तो आंसर हमारा है मैंगो। मैंगो की कितनी सारी वैरायटी है, लंगड़ा आम, दशहरी आम, पता नहीं कितनी सारी। जो नागपुर का आम अलग होता है, हरियाणा में आपको आम अलग मिलेगा, यूपी का आम अलग मिलेगा, आंध्र प्रदेश का आम जो है वो अलग मिलेगा। तो ये जो मैंगो है ना, मैंगो, इसकी डिफरेंट जेनेटिक वैरायटीज़ जो है इंडिया में पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा वैरायटीज़, जेनेटिक वैरायटीज़ मैंगो की प्रेजेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21,
क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इनमें से कौन सी वैल्यू जो होती है वो यूज़ वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी होती है। तो वो आंसर है एस्थेटिक वैल्यू। एस्थेटिक वैल्यू रेफर्स टू द एप्रिसिएशन ऑफ द ब्यूटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी। दिस वैल्यू डायरेक्टली रिलेट्स टू द enjoyment and inspiration people get from natural world, which is considered a use value of biodiversity. It encompasses the visual and experimental benefits the diverse ecosystem and specifies provide contributing to human well-being and quality of life. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 22 विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन इंडिया इज़ नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए करेक्ट नहीं है, इंडिया की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए करेक्ट नहीं है। पहला, इंडिया इज़ वन ऑफ द 12 सेंटर्स ऑफ द ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स। इंडिया हैज़ 12 बायोजियोग्राफिकल रीजन्स। 4 biodiversity hotspots are found in India and its neighboring countries. India has 26 recognized endemism centers. तो आंसर नंबर 4 जो है वो करेक्ट है कि इंडिया में 26 रिकॉग्नाइज्ड एंडेमिज्म सेंटर है, ये ऐसा नहीं है। इंडिया हैज़ न्यूमरस रिकॉग्नाइज्ड सेंटर्स ऑफ एंडेमिज्म बट द एग्जैक्ट नंबर इज़ नॉट 26। द स्टेटमेंट आर एक्यूरेट। इंडिया इज़ वन ऑफ द 12 सेंटर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट, 12 बायोजियोग्राफिकल प्लांट एंड 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एंड इन इट्स नेबरिंग कंट्रीज। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। वो कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी है जो नॉन कन्वेंशनल है? तो आंसर है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी इज कंसिडर्ड नॉन कन्वेंशनल और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज इट हार्नेस द पावर ऑफ विंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट डिपेंडिंग नेचुरल रिसोर्सेज और कॉजिंग significant environmental harm. Unlike conventional sources like coal and natural gas, which are finite and contribute to pollution, wind energy is sustainable and environmentally friendly. ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जीज। देखिए अभी तक आपने ये देखा होगा कि सोइल इरोजन का टॉपिक, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल एंड रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, इस तरह के जो क्वेश्चंस है ना वो आते ही है। तो ये जो सॉइल इरोजन है इस वाले टॉपिक को और सोर्सेज ऑफ एनर्जी वाले टॉपिक को आप इम्पोर्टेंट करके अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर बात आती है फूड चेन की, ट्रॉफिक लेवल्स की, वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके चलिए यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज पोल्यूशन फ्री, चीप, बहुत चीप एंड पोल्यूशन फ्री, नाइदर चीप और पोल्यूशन फ्री। तो आंसर नंबर 3 करेक्ट है। जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं चीप होते हैं और पोल्यूशन फ्री होते हैं। ओके चलिए 25th क्वेश्चन देख लेते हैं। 25th क्वेश्चन में बोला गया था मोस्ट सुटेबल फ्यूल फॉर अ फ्यूल सेल इज। फ्यूल सेल के लिए सबसे सुटेबल फ्यूल कौन सा है? हाइड्रोजन है, वाटर है, नाइट्रोजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है? तो सबसे सुटेबल फ्यूल जो है वो है हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट 26 क्वेश्चन। स्लज गैस लार्जली कंसिस्ट ऑफ। देखिए स्लज जो है ना वो आपको पता होना चाहिए स्लज क्या होता है, तभी आप स्लज गैस के बारे में बता पाएंगे। जब कोई भी हम मटेरियल को डिकम्पोज करते तो उसकी स्लरी बनाई जाती है जिससे मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है बायोगैस प्लांट में। ओके तो स्लज जो है वो एक स्लरी होती है जिसको डिकम्पोज करके गैस बनाई जाती है मीथेन गैस। तो आंसर है मीथेन। स्लज गैस में मेनली मीथेन का यूज़ किया जाता है। ओके आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज़ यूजफुल फॉर। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करना फीमेल स्पर्म को मेल स्पर्म को फीमेल बॉडी में, वो किसके लिए यूज़फुल है? डक्स के लिए, स्नेक्स के लिए या लिजार्ड के लिए? देखिए डक्स में मेटिंग करा सकते हैं, स्नेक्स में मेटिंग करा सकते हैं, लिजार्ड्स में करा सकते हैं। लेकिन एलिफेंट के केस में अगर हमें एक जेनेटिक जो है वैरायटी दूसरे देश में
पहुंचानी है तो उसके लिए एलिफेंट को तो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते ना हम, तो ऐसा कर सकते हैं कि मेल एलिफेंट का जो स्पर्म है उसको हम कैरी करके फीमेल एलिफेंट में ट्रांसफ़र कर दे, इंसेमिनेट कर दे। तो आंसर जो करेक्ट ऑप्शन है उसका वो है सेकेंड ऑप्शन, एलिफेंट्स। ओके, 28th क्वेश्चन है, फोस्टरिंग एज अ कंजर्वेशन टेक्निक इज फाउंड यूजफुल इन। फोस्टरिंग जो है वो सबसे अच्छी कहाँ पे कंजर्वेशन टेक्निक कहाँ पे यूज़ की जाती है, तो वो आंसर है वूपिंग क्रेन। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 29। मैंग्रोव इन द कोस्टल एरिया वर्क अगेंस्ट इरोजन बाय एक्टिंग एज। देखिए हमेशा आप ही सॉइल इरोजन के देख लीजिए, 3 से 4 क्वेश्चन आ गए, तो सॉइल इरोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, मैंग्रोव्स इन द कोस्टल एरिया वर्क अगेंस्ट सॉइल इरोजन बाय एक्टिंग एज नेचुरल बल्वर्क। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, इन मैप प्रोग्राम रन बाय यूनेस्को। मैप स्टैंड फॉर, मैप का मतलब क्या है यूनेस्को प्रोग्राम में, तो वो है आंसर मैन एंड बायोस्फीयर, मैन एंड बायोस्फीयर। 31 क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज एसोसिएटेड विद भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी उसमें कौन से जो गैस है, केमिकल है, उसका वो इंक्लूडेड था, तो वो था मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC। ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड बाय बैक्टीरिया टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर। कोई भी बैक्टीरिया है जो किसी भी मटेरियल को डिकम्पोज करना चाहता है, क्या करना चाहता है, डिकम्पोज करना चाहता है। अब वो कितना ऑक्सीजन यूज़ करेगा, उसको क्या बोलते हैं हम, MPN, BOD, TDS और COD। तो हम बोलते हैं BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या बोलते हैं इसको, BOD। इस ऑक्सीजन लेवल को क्या बोलते हैं, BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। 33 क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। इनमें से कौन सा जो पोल्यूटेंट है वो बायोडिग्रेडेबल है, तो आंसर जो है वो है पेपर। पेपर किससे बनता है, लकड़ी से बनता है, तो एक नेचुरल सोर्स से बन रहा है और इसको हम इजीली डिकम्पोज भी कर सकते हैं। ओके, तो ये पोल्यूटेंट तो है बट इट इज़ अ बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाते हैं, प्रिस्क्राइब्ड लिमिट ऑफ नॉइस पोल्यूशन इन इंडिया इज। नॉइस पोल्यूशन कितना हम कर सकते हैं, उसकी प्रिस्क्राइब्ड लिमिट जो है वो आंसर है 45 dBA। कितनी है, 45 डेसिबल्स। क्वेश्चन नंबर 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट। इनमें से कौन सा जो है फिजिकल ट्रीटमेंट है वेस्ट का, कंडीशनिंग, कंपोस्टिंग, डाइजेस्टिंग और लगूनिंग। तो आंसर जो है वो 1, कंडीशनिंग जो है फिजिकल है। कंडीशन इन्वॉल्व्स द फिजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट सच एज सेपरेशन और कॉम्पैक्टिंग वेस्ट मटेरियल टू प्रिपेयर देम फॉर फर्दर प्रोसेसिंग और डिस्पोजल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। देखिए वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर साल क्वेश्चन आता है इससे। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, अंडरग्राउंड डिस्पोजल, इंसिनरेशन, डंपिंग एट सी और लैंडफुल डिस्पोजल। तो आंसर जो है वो आंसर है 3, इंसिनरेशन इज बेस्ट मेथड, कैन रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट बाय बर्निंग इट। इंसिनरेशन में क्या होता है, हम वेस्ट को बर्न कर देते हैं, क्या कर देते हैं, बर्न कर देते हैं, जिससे वो, इससे क्या होता है, जो वॉल्यूम होती है मास की वो कम हो जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं, डैश इज द फिनोमिना ऑफ इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट फ्रॉम वन लिंक इन अ फूड चेन टू अनदर। देखिए फूड चेन में डिफरेंट लेवल्स होते हैं। ओके, अब मान लीजिए ये लेवल, इससे फूड चेन हम इंक्रीजिंग ऑर्डर पे बनाते हैं। कोई भी पोल्यूटेंट था जिसका इतना मास था। ओके, अब ये जो पोल्यूटेंट है इस फूड चेन से दूसरी चेन में जा रहा है और दूसरी से तीसरी में जा रहा है। ओके, अब जैसे जैसे फूड चेन में आगे ट्रांसफ़र होगा, किसी भी पोल्यूटेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होना, अमाउंट इंक्रीज होना, एक फूड चेन के एक लेवल से लेके दूसरे लेवल तक, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम बायो मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं, बायो मैग्निफिकेशन। ओके,
बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ अ पोल्यूटेंट फ्रॉम वन लेवल ऑफ अ फूड चेन टू अदर लेवल ऑफ फूड चेन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 38, द pH वैल्यू ऑफ रेनफॉल फॉर प्लेसेस ए बी सी एंड डी आर गिवन बिलो। 4 प्लेस दिए गए हमें, ए बी सी डी। ओके, चारों जगह क्या हुई है, रेन हुई है। चारों जगह क्या हुई है, रेन। सी पे भी रेन हुई है, बी पे भी रेन हुई है और डी पे भी रेन हुई है। अब ए का जो है वो पीएच बोला गया है 5.5। ए पे पीएच कितना 5.5, बी पे 6.2, डी पे 6.9 और सी पे 6.5। अब हमें बोला है इनमें से बताओ कि कहाँ पे एसिड डिपोजिशन हुआ होगा। तो जो पीएच वैल्यू है, पीएच वो होता है जहाँ पे भी 5 से लेस होता है पीएच, 5.5 से 5.5 यहाँ पे पीएच बताया गया है। ओके, तो जहाँ पे भी लेस देन 5.6 होता है ना, तो वहाँ पे एसिड रेन कंसिडर की जाती है। तो ए पे प्लेस पे एसिड डिपोजिशन हुआ होगा, क्योंकि यहाँ का पीएच जो वो 5.6 से कम है। जहाँ पे भी 5.6 से कम पीएच होगा वो क्या कहलाएगी, एसिड रेन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, एसिड रेन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। Which day is observed as the International Day for the Preservation of Ozone Layer? ओजोन लेयर पृथ्वी के बाहर एक लेयर होती है जो कि यूवी अल्ट्रालाइट को रोकती है। ओके, अब इनमें से कौन सा डे जो वो इंटरनेशनल डे मनाया जाता है एज अ प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर? 25 मई, 5 जून, 16 सितंबर और 22 दिसंबर। तो आंसर है 16 सितंबर। 16 सितंबर जो है इंटरनेशनल डे मनाया जाता है फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट CFCs? CFCs होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए कौन सी बात यहाँ पे सही नहीं है? ओके, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लेशन। यस, ये ओजोन को डिप्लेस करते, तो ये बात करेक्ट है। ओके, चलिए दे आर यूज्ड इन पेंट्स एंड डिओड्रेंट्स। हाँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ पेंट और डिओड्रेंट में होता है। थर्ड, दे आर स्टेबल एंड रिमेन इन लोअर एटमॉस्फेयर फॉर मैनी ईयर्स। यस, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं वो स्टेबल होते हैं और किसी भी एटमॉस्फेयर में बहुत सालों तक रह सकते हैं। दे आर अनअफेक्टेड बाय यूवी रेडिएशन इन अपर एटमॉस्फेयर। ये बात गलत है। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जब अपर एटमॉस्फेयर में जाते हैं, मतलब अल्ट्रावायलेट रेज की उसमें आ जाते हैं, कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं, तो ये ब्रोक हो जाते हैं, जिससे क्या होता है क्लोरीन के एटम रिलीज करते हैं ये, और जो कि ओजोन लेयर को कमज़ोर बनाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 41, द प्रोविजन फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इन द ईयर। हमारे संविधान में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का जो है कॉन्स्टिट्यूशन वो कब आया था? तो आंसर इज 1976। 1976 में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का प्राविधान आया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 42, NBA हैज़ बीन सेटअप फॉर द NBA किसके लिए सेटअप किया गया? वाइल्ड लाइफ एक्ट के लिए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के लिए, बायोडाइवर्सिटी एक्ट के लिए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के लिए? तो आंसर है NBA, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो है वो बायोडाइवर्सिटी एक्ट के लिए है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज? इनमें से जो है कौन सा एनिमल, कौन सा जो है वो इन प्रोजेक्ट में नहीं है इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की? तो वो है कैमल। कैमल जो है अभी तक इंडेंजर्ड स्पीसीज में नहीं है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, द ओरिजिन ऑफ अ डिसीज इज टर्म्ड एज आइटोलॉजी। AIETIOLOGY। ओके, आइटोलॉजी में क्या होता है? कोई भी डिसीज कैसे, हाउ इट इज़ अराइजिंग, उसका ओरिजिन क्या है, कोज क्या है, उसको स्टडी करना क्या बोलते हैं? आइटोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जेनेटिक डिसीज? इनमें से कौन सी जो है एक जेनेटिक डिसीज नहीं है? इज अ जेनेटिक डिसीज। इनमें से कौन सी जो है वो जेनेटिक डिसीज है? ओके, मलेरिया जेनेटिक डिजीज़ है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मच्छर के काटने से होती है। डायबिटीज़ जेनेटिक डिसीज़ है?
नहीं है, ये अपने आप एक जो है अपने आप होती है। अल्कोहलिज्म जेनेटिक डिजीज़ है? नहीं, ये पहली तो बात डिसीज़ नहीं है, एंड अल्कोहलिज्म किसी को भी हो सकता है। मंगोलिज्म, यस, मंगोलिज्म जो है वो एक जेनेटिक डिसीज़ है जिसको हम डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं। डाउन सिंड्रोम को ही पहले मंगोलिज्म बोला जाता था, विच इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर 21। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जियोलॉजिकल डिजास्टर? इनमें से कौन सा जो है वो जियोलॉजिकल डिजास्टर है? जियोलॉजिकल जियोलॉजिकल मतलब अर्थ के थ्रू हो रहा है। जियो मतलब क्या होता है? अर्थ की वजह से होने वाला डिजास्टर कौन सा है? हीट वेव? नहीं। फॉरेस्ट फायर? नहीं। लैंडस्लाइड? यस। फ्लड? नहीं। फ्लड किससे होती है? पानी से होती है। हीट वेव धूप की वजह से होती है। फॉरेस्ट फायर फॉरेस्ट में होती है। लैंडस्लाइड्स जो है वो एक जियोलॉजिकल डिजास्टर है। लैंडस्लाइड्स आर जियोलॉजिकल डिजास्टर caused by the movement of rock, earth or debris down by a slope. They can be triggered by natural events such as heavy rainfall, earthquake and volcanic activity or human activities like deforestation and construction. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। चांदी प्रसाद भट्ट वॉज एसोसिएटेड विद? चांदी प्रसाद भट्ट किस आंदोलन के साथ एसोसिएटेड थे? तो आंसर है चिपको मूवमेंट। ओके, जो कि उत्तराखंड से थे चांदी प्रसाद भट्ट जी। उन्होंने चिपको मूवमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, जिसमें जो है गढ़वाल के लोग, उत्तराखंड के लोग जो है फॉरेस्ट को बचाने के लिए उनको हग कर लेते थे, गले लगा लेते थे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज कंसिडर नेचर एज अ मदर एंड कैन नॉट बी टेम्ड? इनमें से कौन सी कंट्रीज के व्यूज है, कौन से व्यूज है जो प्रकृति को अपनी माता मानते हैं? तो आंसर है इंडियन व्यूज। इंडियन व्यूज के अकॉर्डिंग और कल्चर और फिलोसफिकल व्यूज के अकॉर्डिंग भारत माता माना गया है, और जो नेचर है वो हमारी माँ है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 49। इन्वायरमेंटल डिसीजन दैट अफेक्ट सर्टेन एथनिक ग्रुप रिप्रेजेंट? कोई भी इन्वायरमेंटल डिसीजन जिसकी वजह से कुछ एथनिक ग्रुप जो है वो इफेक्ट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वो उसको हम बोलेंगे सोशल इनिक्विटी। मान लीजिए हमारे यहाँ पे लोग पीपल की पेड़ की पूजा करते हैं और गवर्नमेंट वो पीपल के पेड़, सारे पीपल के पेड़ कटवा देती है, तो क्या वो इक्वालिटी है? नहीं है, वो सोशल इनिक्विटी है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 50। एनविस सेंटर्स आर एस्टेब्लिश्ड बाय? एनविस सेंटर किसके थ्रू एस्टेब्लिश किए जाते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आंसर है आंसर नंबर 3। देखिए एनविस का मतलब क्या होता है? इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। एनविस का मतलब क्या है? इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो वो कौन जो है इशू करेगा, एस्टेब्लिश करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।